नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभ्यास बैच के इस अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सब इंस्पेक्टर के लिए एमसीक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, तो अभी जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये असमंजस की स्थिति बनी होगी कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है एग्ज़ाम्स को लेकर, अभी जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, तो जब तक रोस्टर निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इन सब चीज़ों को आप लोगों को अपने जहन में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है, हमें अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखनी है। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे वैसे अभी भी पढ़ना है, क्योंकि अचानक सब चीज़ें निर्णय आएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तुरंत, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे फिर एक हड़बड़ाहट की स्थिति बन जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जैसे पहले रखे थे वैसे ही कंटिन्यू रखिए, और बल्कि ये समय है कि आप अपने आप को और ब्रशअप करिए। अगर आपने बहुत कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, जो हम नहीं पढ़ पाते हैं बीच वाले टाइम पे, तो उस टॉपिक को आपको और मजबूत करने का इस समय मिला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एमसीक्यूज जो हम लोग चला रहे थे उसमें। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, देवार गीत। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, देवार गीत है जो देवार जाति द्वारा गाया जाता है, इसका कथानक। ठीक है, मतलब इनके गीत में जो विषय वस्तु होती है उसमें क्या क्या चीजें रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास चंदा रावताइन, नगेशर कहना, पंडवानी कथा, दसमत। ठीक है, चार चीजें दी हुई है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से कथानक है जो देवार गीत में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सभी होगा, चंदा रावताइन, नगेशर कहना, पंडवानी कथा और दसमत। इसके अलावा सीताराम नायक, ठीक है, सीताराम नायक, इनका भी कथानक इसमें शामिल है। ठीक है, देवार गीत में 5 मुख्यतः कथानक है, ठीक है, जो शामिल है चंदा रावताइन, नगेशर कहना, पंडवानी कथा और दसमत और सीताराम नायक की कथा। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। देवार जो है प्रमुख लोक गायक में शामिल है। किस तरह के लोक गायक? परंपरागत लोक गायक में। ठीक है, परंपरागत लोक गायक में देवार आता है, इसके अलावा पावरा भी आते हैं, देवार, ठीक है, पावरा या फिर पवारा बोलते हैं उसको, और एक आते हैं बसदेवा। ठीक है, प्रमुख रूप से कुछ जाति हैं जिन लोग को परंपरागत लोक गायक में शामिल किया गया है, देवार, पवारा और बसदेवा। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ? ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर आएगा दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला से बोला जाता है कि चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न है जो हम लोग देख लेते हैं। चंदैनी गोंदा से, चंदैनी गोंदा, ठीक है, ये एक लोकगीत है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चंदैनी गोंदा में क्या है, इसका कथानक क्या रहता है। तो इसमें लोरिक और चंदा, लोरिक और चंदा की प्रेम गाथा का वर्णन होता है। इसमें प्रेम गाथा का वर्णन होता है। एक हमें ये चीज याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये, यहाँ पे लोरिक और चंदा, इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लोरिक कहाँ से संबंधित थे और चंदा कहाँ से संबंधित थे? चंदा याद रखना है हमें, आरंग से संबंधित थे, आरंग जिले से। ठीक है, और लोरिक कहाँ से संबंधित है? लोरिक रीवा जिले से संबंधित थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिलहाल हमें अभी यहाँ क्या पूछा जा रहा है, चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो हमें याद रखना है दंतेवाड़ा। अगर वो इंडिविजुअली पूछता है लोरिक और चंदा दोनों कौन से जिले से संबंधित थे, तो चंदा जो है आरंग से संबंधित है और लोरिक जो है रीवा जिले से संबंधित है। ठीक है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसके प्रमुख गीतकार कौन है? ठीक है, इसके प्रमुख गीतकार हैं चिंतादास जी, चिंतादास जी। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। चिंतादास जी चंदैनी गोंदा के प्रमुख गीतकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सवता संप्रदाय किस जनजातियों द्वारा अपनाया गया है? ठीक है,
हलबा, बिंझवार, कोरवा और गोंड। ठीक है, हम कभी भी इसका आंसर होगा हलबा जनजाति। हलबा जनजाति को कभी भी डिटेल में पढ़ेंगे तो हलबा जनजाति जो है उनका प्रभाव दो पंथों से सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं वो, एक कबीर पंथी से और दूसरा सवता संप्रदाय से। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। हलबा जनजाति में, हलबा जनजाति आएगा इसका सही आंसर। हलबा जनजाति में एक तो कबीर पंथियों का प्रभाव रहा है सबसे अधिक, कबीर पंथ का प्रभाव, दूसरा रहा है सवता संप्रदाय का प्रभाव। ठीक है, कबीर पंथी आप सभी को पता होगा, कबीरदास जी के अनुयायी। ठीक है, कबीर पंथी कहलाए। सवता संप्रदाय में क्या होता है, सवता संप्रदाय में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है, माता दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सवता संप्रदाय से संबंधित है और सवता संप्रदाय को अपनाने वाली कौन सी जनजाति है, तो हलबा जनजाति है। ये हमें याद रखना है यहां से। अगला क्वेश्चन है, जनजाति में पारद शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पारद जो है एक हल्बी शब्द है, ये भी याद रखना है हमें। ठीक है, ये शिकार के लिए प्रयुक्त होता है, इसका सही आंसर होगा शिकार। ठीक है, पारद जो है किसके लिए प्रयोग होता है, शिकार के लिए प्रयोग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पारद कैसा शब्द है, हल्बी शब्द है। ठीक है, इसके अलावा शिकार के लिए एक और शब्द प्रयोग किया जाता है, वेट्टा, वेट्टा। ठीक है, जो कि गोंडी शब्द है, ये हमें याद रखना है। शिकार के लिए दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक पारद है जो हल्बी शब्द है और एक वेट्टा जो है गोंडी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवंतिका नामक संस्था का गठन किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन में विभू कुमार, अशोक मिश्र, मिर्जा मसूद, जयंत शंकर देशमुख। ये रंगकर्मी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। ठीक है, रंगकर्मी से बिल्कुल एक न एक प्रश्न हमेशा बनता है, रंगकर्मी से संबंधित। यहाँ पे जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है सभी रंगकर्मी रहे हैं। रंगकर्मी अर्थात थिएटर से जुड़े हुए लोग। ठीक है, थिएटर से जुड़े हुए लोग रहे हैं लोग। विभू कुमार, अशोक मिश्रा, मिर्जा मसूद, जयंत शंकर देशमुख। जो अवंतिका नामक जो संस्था है इसका निर्माण करवाया था माफ कीजिएगा, मिर्जा मसूद जी ने। ठीक है, इन्होंने अवंतिका नामक संस्था का गठन करवाया था। ठीक है, किसने, मिर्जा मसूद ने। इसको याद रखना है। विभू कुमार, अशोक मिश्र, जयंत शंकर देशमुख सभी जो है रंगकर्मी रहे हैं। यहाँ पे अशोक मिश्र जो रहे हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को। भारत एक खोज, ठीक है, भारत एक खोज और सुरभि, ये दोनों दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाली काफी महत्वपूर्ण सीरियल रही है, काफी फेमस सी, बहुत पुरानी है। ठीक है, तो इनकी पटकथा लिखा था, पटकथा। ठीक है, पटकथा एक टाइप का सीरीज है, जैसे आज के डेट में इसको बोल सकते हैं कंपैरेटिवली वेब सीरीज की तरह था ये। ठीक है, तो भारत एक खोज और सुरभि, इनकी पटकथा लिखी थी अशोक मिश्र जी ने, ये याद रखना है। कहाँ से संबंधित है, तो रायपुर जिले से संबंधित थे ये। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नाम आएगा जयंत शंकर देशमुख जी का। जयंत शंकर देशमुख का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भारत भवन, ठीक है, भारत भवन ये क्या है मैं बताऊंगा अभी। भारत भवन के वरिष्ठ कलाकार रहे हैं, वरिष्ठ कलाकार। ठीक है, भारत भवन एक ऐसी संस्था है जहां पर रंगकर्मी लोगों को सीखने का कुछ अनुभव मिलता है। ठीक है, ये कहां पे है, ये है आपका भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के, ये हमें याद रखना है। ठीक है, भारत भवन के वरिष्ठ कलाकार रहे हैं और ये रंगकर्मियों की प्रमुख संस्था है भारत भवन। ठीक है, इससे जुड़े रहे हैं। इसके अलावा जयंत शंकर देशमुख का एक और इंपॉर्टेंट चीज है बैंडिट क्वीन। आपने मूवी नाम सुना होगा, बैंडिट क्वीन। ठीक है, 1994 में प्रकाशित हुई थी ये मूवी। ठीक है, इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है 1996 में। इसमें काम कर रहे थे, इससे जुड़े हुए थे जयंत शंकर देशमुख जी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। भारत भवन के वरिष्ठ कलाकार रहे हैं। बैंडिट क्वीन जो 1994 में बनी थी उसमें भी कार्य किया था जयंत शंकर देशमुख ने। और यहाँ पे जो अवंतिका नामक संस्था है उसका गठन किसने किया है, तो मिर्जा मसूद जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमेल एक जनजातीय आभूषण है, इसे शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। ठीक है, धमेल की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके पास पैर, कलाई, गला और कान। ठीक है, धमेल जो है गले में पहनते हैं, जनजाति जो है समुदाय है वो।
ठीक है, धमेल, इसको याद रखना है। इसके अलावा गले में पहना जाने वाला जो इंपॉर्टेंट आभूषण है उसको बता देता हूं मैं। धमेल एक याद हो जाएगा यहां से। दूसरा हंसली सुने होंगे आप लोग, हंसली। एक है बंधा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये गोल से बना रहता है मोटा सा, सूता या फिर इसी को सुर्रा भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा दुलरी, ठीक है, और तिलरी, ठीक है। धमेल, हंसली, बंधा, सुता या सुर्रा, दुलरी, तिलरी, ये कहाँ पहना जाएगा? गले में पहना जाएगा। अभी हमें क्या पूछा जा रहा है? धमेल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। और ये जितने आभूषण मैंने लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है, इसको याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन है कमार जनजाति से संबंधित है। कमार जनजाति से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा हुआ है, इनका संकेंद्रण बिंद्रानावागढ़ राज्य मैनपुर देवभोग में है। दूसरा है, इस जनजाति का सबसे प्रमुख देवता वामन देव है, जो वामन डोंगरी भी कहलाते हैं। इसका पंचायत प्रधान कुरहा कहलाता है। इसमें घोड़ा छूना जो है निषिद्ध होता है। तो इसमें सभी कथन इसके सही हैं। कमार जनजाति हम सभी को पता है विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल है, ठीक है। कमार के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं कमार का, एक तो संकेंद्रण याद ही रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें आप लोग ने वामन देव, ये जो नाम आ रहा है वामन देव, इसको याद रखना है। इनका निवास, वामन देव का निवास, ठीक है, कहाँ पे माना जाता है? मैनपुरी तहसील होता है गरियाबंद का, मैनपुरी तहसील, ठीक है। गरियाबंद का मैनपुरी तहसील है, वहां पे एक जगह है देव डोंगर, ठीक है। यहाँ पे निवास माना जाता है वामन देव का, ठीक है, जो इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं, वामन देव, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इष्ट देव किसको मानते हैं लोग? इष्ट देव अपना ये मानते हैं कचना धुरवा को, ठीक है। किसको मानते हैं? कचना धुरवा को कमार लोग। तो ये हमें 3-4 चीजें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, निवास देखेंगे किसका? वामन देवता का निवास देव डोंगर में, जो मैनपुरी तहसील में आता है। इष्ट देव क्या है इनके? कचना धुरवा है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे लिखी हुई है। जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 275, 276, 277, 278 दिया हुआ है। इसका सही आंसर है 275, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान, जो लाइवलीहुड कॉलेज बना है दंतेवाड़ा में, आप सभी जानते होंगे, आजीविका महाविद्यालय, वो भी 275 के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 244 जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, 275 और 244 आपको याद ही रखना है। 244 में ये बोला गया है, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, के प्रशासन के बारे में उपबंध। ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्या क्या चीजें? 244 और 275। 244 में बोला गया है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में छत्तीसगढ़ जो है अनुसूची 5 के तहत शामिल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्र शामिल है वो अनुसूची 5 के तहत शामिल है। और जो हम पढ़ते हैं 4 राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं वो अनुसूची 6 में शामिल है, ठीक है। इसको मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है। फिलहाल अभी आप लोग याद कर लीजिएगा अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 को, ठीक है। अनुच्छेद 275 क्या कहता है? जो भी जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां पर अनुदान की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 275 के तहत किया जाएगा। और 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, धनकुल जगार गीत जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला हरतालिका त्योहार है। ठीक है, यह किस तिथि या दिवस को मनाया जाता है? यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा हरतालिका। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तीजा को हरतालिका कहा जाता है। ठीक है, तो तीजा कब मनाया जाता है? यदि आप ये गेस कर लोगे तो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इतना सरल नहीं देगा वैसे एग्जाम में, हरतालिका को स्किप करेगा वो। ठीक है, तो धनकुल जगार अगर पूछा जाता है कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका एक खास उपलक्ष्य होता है भादो तृतीया को। ठीक है, ये तीजा का दिन होता है, तीजा का दिन होता है। ठीक है, भादो तृतीया, इसलिए इसको इस दिन मनाया जाता है। इसलिए धनकुल जगार को तीजा जगार भी बोला जाता है, तीजा जगार। ठीक है, क्या बोला जाता है? धनकुल जगार को तीजा जगार। धनकुल क्या है? ये वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। ठीक है, ये किस में आता है? तो तत्वाद्य में आता है, ये भी याद रखना है हमें। इसके अलावा इसमें 4 चीजें होती हैं। एक तो बांस की खपच्ची, बांस की खपच्ची। ठीक है, दूसरा रहता है घड़ा, तीसरा रहता है सूपा। ठीक है, चौथा रहता है धनुष। ठीक है, धनुष को ही इन लोग बजाते हैं, इसीलिए इसको तत्वाद्य में रखा जाता है। ठीक है, तो बांस की खपच्ची, घड़ा, सूपा, धनुष का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया जाता है? तो धनकुल वाद्य यंत्र में किया जाता है। कब मनाया जाता है यह गीत या कब यह त्योहार मनाया जाता है? तो तीजा के समय मनाया जाता है, भादो माह की तृतीया को, भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये युवा गृह से संबंधित है। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ युवा गृह दिया हुआ है, सुमेलित करना है इसको। उरांव, बिरहोर, भारिया और भुइयां। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उरांव का जो युवा गृह है वो क्या होता है? धुमकुरिया, धुमकुरिया। ठीक है, बिरहोर का गीतियोना, भारिया का घसरवासा, घसरवासा। ठीक है, और भुइयां का रंगभंग। ठीक है, तो यहां से आप सुमेलित कर सकते हो। उरांव का कभी भी आपको अगर डाउट होता है कि कौन सा ऑप्शन कैसा होगा, तो ऐसे ही ऐसे 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 मिलाने से अच्छा है आप लोग लिख लीजिए पहले वहां पे, उसके बाद आप लोग इसको जो ऑप्शन है उसमें से चेक करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि धुमकुरिया, उरांव का धुमकुरिया आपको पता है। ठीक है, तो उरांव का धुमकुरिया किसमें? तीसरे नंबर में, मतलब 1 का 3 होना चाहिए। ठीक है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। बिरहोर का गीतियोना मतलब 2 का 4। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, भारिया का होगा घसरवासा। ठीक है, तो पहला, 3 का पहला। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो गया। ठीक है, अब 4 का ऑटोमेटिक मिल जाएगा, 4 का 2। ठीक है, भुइयां का रंगभंग। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन की पहचान कीजिए। मांद्री नृत्य घोटुल का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इसमें गीत नहीं गाया जाता है, महिलाएं चिटकुल की थाप पर नृत्य करती है। मांद्री नृत्य में मांदर एवं चिटकुल प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, ये सभी कथन सही है इसके। ठीक है, मांद्री नृत्य में चारों चीजें होती है। इसके अलावा मांद्री जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? मांद्री नृत्य घोटुल में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? घोटुल में। घोटुल में मुख्य रूप से 2 नृत्य किया जाता है, एक किया जाता है कक्सार, ठीक है, और एक किया जाता है मांद्री नृत्य। कक्सार में इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको डाउट होगा सबसे ज्यादा दोनों में वाद्य यंत्र का। मांद्री में आपको याद रखना है चिटकुल जो है ये मांद्री नृत्य में बजाया जाता है, और कक्सार में तोड़ी और अकुम बजाया जाता है, तोड़ी एवं अकुम। ठीक है, ये सुसिर वाद्य है, तो तोड़ी और अकुम बजाया जाता है कक्सार में। मांद्री नृत्य बजाया जाता है, मांद्री नृत्य में बजाया जाता है क्या? चिटकुल। ठीक है, और ये दोनों जो नृत्य है वो किस में किए जाते हैं? घोटुल में किया जाता है। ठीक है, कक्सार में एक चीज याद रखना है, कक्सार में घोटुल के भीतर ही किया जाता है, इसमें अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। माफ कीजिएगा, लिंगोदेव को, लिंगोदेव को। ठीक है, लिंगोदेव घोटुल के प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए ये कक्सार नृत्य किया जाता है वहां पे, तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, महाभारत एवं रामायण में मिलता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन है आपके पास उरांव, गोंड, प्रधान और कोल। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है कोल जनजाति। कोल जनजाति का जो उल्लेख है मत्स्य पुराण, ऋग्वेद, अग्नि पुराण, महाभारत और रामायण में मिलता है। ठीक है, कोल जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है जिसको बोला जाता है कोल दहका। ठीक है, इसको कौन करती है? कोल जनजाति करती है, तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माटी तिहार कब मनाया जाता है? तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप लोगों को त्योहार दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ ऑप्शन में रहेंगे आपके पास हिंदी के माह। ठीक है, ऑप्शन है आषाढ़ माह, ज्येष्ठ माह, चैत्र माह और अश्विन माह। इसका सही आंसर है चैत्र माह। माटी जो त्योहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। इसके अलावा माटी त्योहार को एक और नाम से जाना जाता है बीज पुटनी। बीज पुटनी, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है माटी त्योहार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनजातियों के लिए गठित विशेष प्राधिकरण संस्थाओं में से एक मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अपने इसका सही आंसर होगा रायपुर। इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा, रायपुर। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 3 प्राधिकरण है, उत्तरी या सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दक्षिणी या बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एक है मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो उत्तरी क्षेत्र या फिर सरगुजा के नाम से है। ठीक है, एक दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र या इसी को बोला जाता है बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और तीसरा है मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण। मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है स्थापना कब हुई इसकी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी बना भी है पेपर में, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है मुख्यालय कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर। ठीक है, सबसे पहले चीज उत्तरी क्षेत्र का देख लेते हैं। उत्तरी क्षेत्र की जो स्थापना है वो है 2004 में हुई है और दक्षिणी क्षेत्र की भी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, सरगुजा है, सरगुजा नाम में ही है तो इसका मुख्यालय भी याद रखना आसान है, अंबिकापुर इसका मुख्यालय है, अंबिकापुर। ठीक है, और बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर इसका मुख्यालय है। बात करते हैं मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण। मध्य क्षेत्र में क्या है, अपना राजधानी कहाँ है? मध्य क्षेत्र में ही है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रायपुर। ठीक है, तो मुख्यालय के साथ साथ इसकी स्थापना का वर्ष भी हमें याद रखना है। 2004 में उत्तरी और दक्षिणी वाले बने थे और 2019 में बने थे मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये काफी लेटेस्ट है, इसीलिए इसको पूछने की संभावना बहुत अधिक है। विशेष पिछड़ी जनजाति के निर्धारण का आधार निम्न में से कौन सा है? ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आधार होता है कुछ, तो वो देख लेते हैं। साक्षरता दर में अधिक कमी, दूसरा है जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, अत्यंत पिछड़े एवं दूरदराज क्षेत्रों में निवास, प्राक स्तर की प्रौद्योगिकी एवं तेजी से पर संस्कृति की ओर अग्रसर। इसमें से जो 4 चीजें दी हुई है ये इसके मापदंड के प्रमुख आधार हैं। ठीक है, साक्षरता से संबंधित, साक्षरता दर घट रही है उनकी, ठीक है, या निरंतर कमी आ रही है। दूसरी, इनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी आ रही है, वो भी देखना है हमें। तीसरा चीज ये है कि दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं और प्राक स्तर की कृषि प्रौद्योगिकी, प्राक स्तर मतलब प्राचीन टाइप की कृषि प्रौद्योगिकी, अभी तक इन लोग परंपरागत कृषि पे निर्भर है। ठीक है, तो ये 4 आधार हैं जिसके तहत विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसमें जो 5वां चीज लिखा हुआ है तेजी से पर संस्कृति की ओर ग्रहण अग्रसर, तो पर संस्कृति जरूर हो रही है लेकिन तेजी से नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें 4 चीजें आएंगी, 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, पर संस्कृति को नहीं लेना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई विधान कार्यक्रम में जोगी किस जनजाति से बनाए जाते हैं? ठीक है, जोगी बिठान जो परंपरा है वो बस्तर दशहरा का एक हिस्सा होता है। ठीक है, बस्तर दशहरा आप लोगों को पता होगा, ये बस्तर संभाग में मनाया जाता है, बस्तर जिले में, और इसकी शुरुआत किया था काकतीय राजा, काकतीय वंश के राजा थे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, पुरुषोत्तम देव, इसने बस्तर दशहरा की शुरुआत की है। ये एक बेसिक चीज है जो आप लोगों को याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, तो 75 दिनों तक चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसकी शुरुआत किससे होती है? काछिन गादी नामक परंपरा से, काछिन गादी नामक परंपरा से। इसके 12 से 13
इसके ठीक है परंपराएं होती है, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है काचिन गादी, ठीक है। और सबसे लास्ट होता है, लास्ट याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, गंगा मोड़ा, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बस्तर दशहरा का अंतिम जो पार्ट है वो क्या होता है, ठीक है, तो वो गंगा मोड़ा होता है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, काचिन गादी होता है। इसमें जो पूछा जा रहा है जोगी बिठाई विधान, ये कौन सी जनजाति का है, तो इसका आंसर होगा हल्बा जनजाति। हल्बा समुदाय के एक व्यक्ति को जोगी के रूप में 9 दिनों तक एक गड्ढा रूपी जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें बैठा के रख देते हैं, ठीक है, 9 दिनों तक। इसको बैठाते कब से हैं, जो नवरात्रि का जो दिन रहता है 9 दिन, उसी बीच में बैठाते हैं इसको, ठीक है। तो कुंवार माह की, ठीक, कुंवार माह में बैठाते हैं, जो प्रथम दिन रहता है ना उसी दिन, और ये कुल 9 दिनों तक बैठा रहेगा, ठीक है। जब तक नवरात्रि का जो 9 दिन रहता है उस दिन तक ये बैठा रहता है हलवा जो है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि बस्तर दशहरा रावण वध से संबंधित नहीं है, इसको बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। बस्तर दशहरा जो है इसमें माँ दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा हुआ है, माँ दंतेश्वरी, ठीक है, माँ दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा हुआ है ये पर्व, आराधना से जुड़ा हुआ ये मड़ई, ठीक है। बस्तर जो दशहरा है इसको कभी भी गलत नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ देखिए, बस्तर दशहरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने किया था, 75 दिनों तक चलता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी इसका जो पहला हिस्सा है, जो पहला पार्ट है वो काचिन गादी परंपरा है, जो अंतिम हिस्सा है वो है गंगा मोड़ा, ठीक है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि ये जोगी बिठाई है में जो जोगी बनते हैं वो हल्बा जनजाति के रहते हैं, ठीक है, और 9 दिनों तक बैठते हैं ये, और इसमें बस्तर दशहरा में माँ दंतेश्वरी की आराधना की जाती है, ठीक है। गंगा दशहरा पर्व राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक धूमधाम से मनाया जाता है, गंगा दशहरा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा सरगुजा संभाग, ठीक है। सरगुजा में भी चिरमिरी और बैकुंठपुर वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं, गंगा दशहरा में क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरा नाम से लग रहा होगा, लेकिन ये भी दशहरा लिखा जरूर हुआ है, लेकिन रावण वध से संबंधित नहीं है। इस दिन माँ गंगा या फिर देवी गंगा बोल सकते हैं, ठीक है, गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है, स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है, पृथ्वी पर अवतरण, ठीक है, इसलिए गंगा दशहरा मनाते हैं। ये पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष में दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाते हैं। तो ये भी आ चुका है कि कब मनाया जाता है गंगा दशहरा, तो ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है, और माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण इस दिन माना जाता है, ठीक है। गंगा दशहरा किस जिले में अधिक मनाया जाता है, तो सरगुजा संभाग में अधिक मनाया जाता है, इसमें सरगुजा जिला भी शामिल है, जसपुर भी शामिल है, और कोरिया जिला भी शामिल है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, यहाँ पर सरगुजा इसका सही आंसर होगा। भंगाराम देवी का मड़ई का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है, भंगाराम देवी, ये बस्तर संभाग से संबंधित क्वेश्चन है। बस्तर संभाग में मड़ई के जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो बस्तर संभाग से ही पूछे जा रहे हैं आजकल पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, भंगाराम के बारे में बता देता हूँ, भंगाराम मड़ई, ठीक है। भंगाराम मड़ई ये कहाँ किया जाता है, केस काल में किया जाता है, ठीक है, केस काल में मनाया जाता है, जो कि कहाँ है, कोंडागांव में, ठीक है। भंगाराम मड़ई कहाँ बनाया जाएगा, केस काल में, जो कि कोंडागांव में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे भादो यात्रा भी कहा जाता है, भादो यात्रा, भादो के महीने में यह मड़ई मनाया जाता है। इसमें लगभग 250 ग्राम के जो समूह है, जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। काफ़ी बड़े लेवल का ये आयोजन होता है, भंगाराम मड़ई केस काल में होता है, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर शुरुआत देखें हम लोग बस्तर मड़ई की, तो इसको माना जा सकता है, ठीक है, भंगाराम को, क्योंकि भादो माह में यही सबसे पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा केस काल। इसमें किसकी पूजा किया जाता है, तो भंगाराम देवी का, ठीक है, ये एक देवी है, भंगाराम देवी की पूजा की जाती है, तो ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म की पहचान कीजिए। पहला दिया हुआ है कही देवी संदेश, मनु नायक के साथ दिया हुआ है, इसको घर द्वार निर्जर तिवारी के साथ दिया हुआ है।
मोर छैया भुइयां संतोष जैन लिखा हुआ है, रघुवीर में लिखा हुआ है छोटेलाल साहू। ठीक है, इसमें पहचानना है आपको जो पेयर बने हुए हैं क्या वो सही हैं और कौन कौन से पेयर सही हैं। आप ध्यान से पढ़ोगे, कहीं देवे संदेश मनु नायक बिल्कुल सही है, इसके डायरेक्टर रहे मनु नायक। घर द्वार निर्जर तिवारी ये भी बिल्कुल सही है, उसके डायरेक्टर रहे निर्जर तिवारी, घर द्वार पिक्चर बना था। मोर छैया भुइयां के जो डायरेक्टर रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है, इसके जो डायरेक्टर है वो है सतीश जैन, सतीश जैन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला लिखा हुआ है रघुवीर, तो इसका ये भी गलत है, इसके हैं प्रेम चंद्राकर, प्रेम चंद्राकर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कहीं देवे संदेश और घर द्वार। कहीं देवे जो संदेश है ये छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म, ये हमें याद रखना है। कब बना था ये पिक्चर? 1965 में बना था, ये भी हमें याद रखना है। इसके डायरेक्टर कौन है? मनु नायक जी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है ये कौन सी है? घर द्वार, इसके डायरेक्टर कौन है? निर्जर तिवारी है। ये कब बना था? 1971 में बना था। ठीक है, 1971 में घर द्वार बना था। छैया भुइयां बहुत बाद में रिलीज हुआ है, 2000 के आसपास। रघुवीर, ठीक है, ये भी बहुत बाद में बना है, प्रेम चंद्राकर इसके डायरेक्टर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो ही पेयर हैं जो सही हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 युग्म सही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें याद रखनी है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलना नहीं है, कहीं देवे संदेश है, इसके डायरेक्टर का नाम भी याद रखना है हमें हमेशा, मनु नायक जी रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी माटी कला बोर्ड का कब अस्तित्व में आया है? इसको ध्यान से पढ़ना है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूछा जा रहा है कब अस्तित्व में आया है। ऑप्शन है 14 मार्च 2012, 13 अगस्त 2012, 14 अगस्त 2013, 14 मार्च 2013। ठीक है, इसमें दो टाइप की चीजें, दो प्रश्न आ सकता है इससे रिलेटेड, माटी कला बोर्ड से जुड़ा हुआ। इसमें हमें याद रखना है, एक गठन पूछा जा सकता है और दूसरा पूछा जा सकता है कि अस्तित्व में कब आया। ठीक है, कभी भी गठन पूछेगा माटी कला बोर्ड का तो इसका गठन होगा 14 मार्च 2012, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें इस यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है अस्तित्व। ठीक है, तो अस्तित्व में कब आया? तो 13 अगस्त 2012 में अस्तित्व में आया था ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। माटी कला बोर्ड ये मिट्टी शिल्प से जुड़े हुए लोगों के आर्थिक और उनके तकनीकी विकास के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, गोरैया मड़ी का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर। गोरैया जो मड़ई है, गोरैया, ठीक है, ये जो मड़ई है वो बालोद जिले में, ठीक है, बालोद जिले में मनाया जाता है। और बालोद जिले में भी चौरेल नामक गांव है वहां पे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे गोरैया मड़ई को, बालोद इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी संबंधित संस्थान से सम्मिलित करना है। ठीक है, रवेली नाचा पार्टी, मटेवा नाचा पार्टी, रायपुर लोक कला मंच, चिन्हारी नाचा पार्टी, दूसरी तरफ है नाइक दास, ममता चंद्राकर, दुलार सिंह मंदराजी, पीआर उरांव। ठीक है, तो रवेली नाचा पार्टी, इसके जो संस्थापक रहे हैं रवेली नाचा पार्टी के दुलार सिंह मंदराजी जी। ठीक है, मटेवा नाचा पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं वो नाइक दास एवं झुमुक दास जी रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। रायपुर लोक कला मंच, ये पीआर उरांव, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ठीक है, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अधिकारी थे ये। चिन्हारी जो है ममता चंद्राकर की एक संस्था है, तो इस प्रकार आपको बना सकते हो। रवेली ए का आ जाएगा सही आंसर 3। ठीक है, मटेवा में 2 का आ जाएगा 1। ठीक है, रायपुर लोक कला मंच पीआर उरांव और चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 3, 1, 4 और 2, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमें याद रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, फिदाबाई मरकाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा है। इनका जन्म 1944 में बधिया टोला जिला दुर्ग में हुआ था। ठीक है, दूसरा कथन है 1988 में तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ है इन्हें।
अगला कथन है दाऊ मंदराजी के रवेली नाचा पार्टी में अभिनय किया इन्होंने, और एक लिखा हुआ है बहादुर कलारीन माटी की गाड़ी में काम किया था। इसमें ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। इनका जन्म बधिया टोला में तो हुआ था, लेकिन ये राजनांदगांव नहीं है, ये है दुर्ग जिला नहीं है, ये राजनांदगांव है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो इसका पहला कथन गलत है, दुर्ग जिले की जगह वहाँ पे राजनांदगांव होना चाहिए। इनका जन्म 1944 में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं सन से रिलेटेड, ठीक है, उनके जन्म के डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये हमें याद रखना चाहिए। 1944 फिदाबाई मरकाम का जन्म हुआ था बधिया टोला में, जो कि राजनांदगांव में है। 1988 भी याद रखना है हमें, तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ था, और रवेली नाचा पार्टी से जुड़े भी हुए हैं। इसके अलावा माटी की गाड़ी और बहादुर कलारीन, ठीक है, इन दोनों में काम भी किया इन्होंने। ठीक है, उसका मिट्टी की गाड़ी और जो दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ था बहादुर कलारीन, मिट्टी की गाड़ी का मंचन, आगरा बाजार का मंचन हबीब तरमीनी ने किया था, जो कि प्रमुख रंगकर्मी रहे। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तबला वादक में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे भी। इसमें जो 3 नाम है वो तबला वादक हैं, उसमें कौन कौन है, सोहन दुबे, मुकुंद नारायण भाले, सुधेंद्र चटर्जी। बाकी इसमें कल्याण दास जो लिखा हुआ है ये नहीं आएगा। कल्याण दास जी ये किससे संबंधित है, कत्थक से संबंधित है। कत्थक में 3 लोगों का नाम याद रखना है, कल्याण दास जी, कार्तिक राम, पंडित कार्तिक राम और फिरतू महाराज। ये सभी कत्थक से संबंधित थे। और जहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है सोहन दुबे, मुकुंद नारायण भाले और सुधेंद्र चटर्जी। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है सुनील थवायट, ठीक है, ये भी तबला वादक रहे हैं, प्रमुख तबला वादक रहे हैं। सोहन दुबे, मुकुंद नारायण भाले, सुधेंद्र चटर्जी और सुनील थवायट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालपुर चित्रकला का संबंध किस जाति से है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास देवार, बसदेवा, चितेर और भत्रा। तो इसका सही आंसर होगा चितेर जाति से। ठीक है, जो बालपुर चित्रकला है वो चितेर जाति से संबंधित रहे हैं। बसदेवा इनको हरबोला भी बोला जाता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो जय गंगान चिकारा विकारा लेके घूमते हैं ना, उन्हीं लोग होते हैं बसदेवा लोग। ठीक है, इनको हरबोला भी बोला जाता है या फिर हरबोलवा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बस बालपुर चित्रकला का सही आंसर होगा चितेर जाति। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन MCQs के हमने देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके आसपास से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन में बन जाएंगे। ठीक है, फ्रेम हो जाएंगे। इसका आपको PDF अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जाके, टेलीग्राम चैनल है हमारा कंपटीशन विंग के नाम से, कंपटीशन विंग के नाम से है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखेंगे, और सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल की भी तैयारी और आप लोगों को साथ में रिटर्न की भी तैयारी, क्योंकि इसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस भी होना है, अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।